नमस्कार, मैं अश्विनी त्रिपाठी। आज हम मौजूद हैं देहरादून के दून विश्वविद्यालय में और यहाँ पर 1 और 2 मार्च को होने जा रहा है नेशनल समिट ऑफ इंस्टीट्यूशनल लीडर्स, जिसमें देश विदेश के शिक्षा क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोग जुटेंगे और इस देश के अंदर शिक्षा नीति के बाद हुए बदलावों और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्यों को लेकर एक नई रणनीति तैयार की जाएगी। आखिर इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और इसके पीछे क्या भविष्य की रूपरेखा है, इसके बारे में दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवा जी से बात करेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार। ये क्या कार्यक्रम हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? ये नेशनल समिट ऑफ इंस्टीट्यूशनल लीडर्स के ऊपर एक राष्ट्रीय स्तर की समिट की जा रही है 1 और 2 मार्च को। इसका उद्देश्य है कि जो संस्थागत नेतृत्व है, जो लोग संस्थाओं को नेतृत्व दे रहे हैं, वो बदलती परिस्थितियों से न केवल अवगत होने चाहिए बल्कि अपने संस्थान को तेजी से इस बदलते परिवेश के साथ आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित भी होने चाहिए। इसलिए इस पूरे जो समागम होने जा रहा है, इसमें यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर जगदीश कुमार से लेकर आईआईएम के डायरेक्टर, अहमदाबाद के डायरेक्टर प्रोफेसर भास्कर भी आ रहे हैं, आईआईएम नागपुर के डायरेक्टर भी आ रहे हैं, आईआईटीज के डायरेक्टर, आइजर के डायरेक्टर्स और कई स्टेट यूनिवर्सिटीज जिन्होंने एक सक्सेस स्टोरी रखी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आईसीटी मुंबई का आपको एग्जाम्पल दूं, वो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है लेकिन वो भारत के जीडीपी का लगभग 7 से 8% कवर करती है। जहां मुकेश अंबानी भी जहां के एलुमनस रहे हैं, वो इसलिए कवर नहीं करती कि मुकेश जी वहां के पढ़े, बल्कि वहां जितने भी लोग केमिकल साइंसेज में निकल रहे हैं वो भारत की जीडीपी को बहुत बड़े रूप में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो प्रोफेसर पंडित वहां से आ रहे हैं, वो हमें बताएंगे कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में ये लगता है कि स्टेट यूनिवर्सिटी है तो बहुत ज्यादा इकोसिस्टम इनके पास नहीं होगा, कैसे आईसीटी मुंबई ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, बहुत अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसकी एनआईआरएफ रैंकिंग बहुत हाई है, वो उनके वाइस चांसलर हमारे बीच में होंगे। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ी साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अर्चना शर्मा। आपने सुना होगा जेनेवा में सर्न लैब है और उस लैब का अकेला बजट ये माना जाता है कि किसी भी यूरोपियन कंट्री के पूरे बजट से उसकी तुलना की जाए तो सर्न का बजट होता है और बहुत सारी कंट्रीज उसके बजट के लिए पूल करती हैं। सीधे स्विट्जरलैंड से डॉक्टर अर्चना शर्मा इस समिट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। वो बता रही हैं उनके फ्यूचर प्रोग्राम क्या हैं, वो बता रही हैं कि एक संस्थान के रूप में पूरे इकोसिस्टम, जो शोध का इकोसिस्टम है, उसको आगे लेकर चलने से ही 2047 का जो विकसित भारत का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसको कैसे अचीव किया जा सकेगा, ये हमें अर्चना जी से सुनने को मिलेगा। मैम, इस कार्यक्रम में हायर एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने की बात की जा रही है, इस पर चर्चा की जाएगी, तो क्या इसका पूरा क्या मकसद क्या है इसका? देखिए, भारत की विकास यात्रा में अगर आप पहले भी देखें तो संस्थानों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। बहुत ऐसे वैज्ञानिक संस्थान हैं जिन्होंने भारत की विकास की यात्रा में अपनी पूरी सहभागिता सुनिश्चित की है। तो इस सबका ऑब्जेक्टिव कि जो भारत की 2047 का विकसित भारत का हमारा संकल्प है, उसमें एक छोटा इंस्टीट्यूशन, चाहे वो जोशीमठ में लोकेटेड है या पिथौरागढ़ में लोकेटेड है, वहां के जो प्राचार्य हैं वो इस समागम में भाग ले रहे हैं और वो देखेंगे कि हमको एक को पैसेंजर की तरह, एक सह यात्री की तरह कैसे भारत के विकास में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करना है। ये इस समागम का मूल ऑब्जेक्टिव है। ये जो सेमिनार होगी इसमें डिजिटल लर्निंग और स्वरोजगार के अलावा जो है जो स्टार्टअप वगैरह की तमाम सरकार बात कर रही है, जो कल बजट दिया है यहाँ पे, उसमें भी स्टार्टअप को बढ़ावा देने की बात की गई। तो क्या इंडस्ट्री बेस्ड एजुकेशन और डिजिटल एजुकेशन पर भी इसमें फोकस रहेगा? हाँ, बिल्कुल अलग सेशन इसमें दिए गए हैं क्योंकि एआई, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, ये रियलिटी होने वाली है हर कैंपस की। अब कैंपस वी हैव टू पुश द बाउंड्रीज ऑफ द क्लासरूम, क्योंकि क्लासरूम ये तो सब आपको लेक्चर्स और ये सब आपको नेट में अवेलेबल हैं, गूगल में अवेलेबल हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के वेल स्टैब्लिश्ड प्रोफेसर अपने वीडियो डालते रहते हैं। तो आप स्टूडेंट को क्या दे रहे हैं? एक ऑल्टरनेट कैंपस की जरूरत पड़ने लगी है जो पूरी तरीके से डिजिटल हो, जो पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड में चले और जिसमें बच्चे को ये सारी चीजें सिखाई जाएं। अपने आईसीटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जाए। और बिल्डिंग अब कितनी बनेंगी, आपके पास लैंड की बहुत कमी है, तो आप टेक्नोलॉजी को इंटरवीन करवा के अपने कैंपस में और उसको साथ लेके एक ऑल्टरनेटिव कैंपस की बात कर सकते हैं, जो बच्चों के लिए आज की डेट में बहुत जरूरी है। जो इंडस्ट्री है वो एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडस्ट्री है, बाकी जो नॉर्मल ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री है, बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट इस समागम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। यूजीसी ने एक व्यवस्था की है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की,
और बताया है कि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे आप लोग मास कम्युनिकेशन को अप्लाइड वाला एरिया कर रहे हैं और यूनिवर्सिटीज में उसको केवल थियरी में पढ़ाया जा रहा है, तो क्या जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं उनको यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाना चाहिए। ये यूजीसी का मंतव्य है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस में। इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं केवल कोलैबोरेशन की बात ना की जाए, उनको करिकुलम में शामिल किया जाए, उनसे मिलकर इंडस्ट्री इनेबल्ड करिकुलम बनाया जाए ताकि बच्चा बेरोजगार ना रहे। और स्टार्टअप को बहुत जोर है, एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत जोर है। ये सारी चर्चा यहां पर होने वाली है। कुल मिलाकर नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद एक बहुत बड़े स्तर पर व्यवहारिक कार्यशाला होने जा रही है, जिसमें भविष्य की नींव तैयार की जाएगी और यहाँ से यह तय किया जाएगा या निश्चित किया जाएगा कि बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाए। न सिर्फ विज्ञान बल्कि वेद, प्राचीन शिक्षा पद्धति और तमाम सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर चर्चा की जाएंगी, जिससे कि हमारे देश की जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भविष्य में खाली ना बैठना पड़े, उनके हाथों में रोजगार हो। इस सेमिनार में जो संस्थाएं आएंगी, तमाम सारी बड़े शैक्षणिक संस्थान आएंगे, उनकी जो रैंकिंग होती है उसके बारे में और इनके आपसी समन्वय को लेकर भी चर्चा करने की रणनीति तैयार की जा रही है, जैसा जानकारी दी है। तो क्या है पूरा ये सिस्टम, क्या रहेगा? जी, आज की डेट में जो हमारी NIRF रैंकिंग और NAAC का असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये हमें कॉम्पिटिटिव बनाता है, हमको डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, हमें अपना इकोसिस्टम ठीक करना होता है और हमें क्वालिटी और क्वांटिटी के पैरामीटर्स को ठीक करना होता है। तो NAAC की इसमें क्या भूमिका है, क्या NAAC अपने में कुछ रिफॉर्म्स करना चाह रहा है, क्या 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक का भी 5 साल व्यतीत होने को आए हैं, तो NAAC की क्या भूमिका होगी, NAAC के डायरेक्टर स्वयं इसको बताएंगे। इसके अलावा जो आपस का समन्वय है, अश्विनी जी, दिस इज टाइम ऑफ नेटवर्किंग, दिस इज अ टाइम ऑफ समन्वय, कोऑर्डिनेशन, क्लस्टर, सिंक्रोनाइजेशन। अगर इससे नहीं चलेंगे, जो मुझसे थोड़ा सा छोटे संस्थान है, जो हमें लगता है मार्जिन में है या जो जिनको लोकेशनल डिसएडवांटेज है, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, तो ये दायित्व दून विश्वविद्यालय का बनता है कि उन संस्थानों की हैंड होल्डिंग करें। और जो हमसे बड़े संस्थान हैं, जैसे IIT मद्रास है या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज है या JNU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उन संस्थानों का भी ये दायित्व बनता है कि वो छोटी स्टेट यूनिवर्सिटी, दून विश्वविद्यालय जैसी यूनिवर्सिटी की हैंड होल्डिंग करे। तो हैंड होल्डिंग करना, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करना और आपस में समन्वय करना, क्योंकि ये संभव नहीं है भारत जैसे बड़े देश में कि सारे कॉलेजेस की लैब को उतना स्तरीय इक्विपमेंट दे पाए। हमें क्लस्टर यूज ऑफ आर रिसोर्सेस, इसको सीखना पड़ेगा, कलेक्टिव यूज ऑफ आर रिसोर्सेस, इसको सीखना पड़ेगा। और ये सारे किस तरीके से हो पाएंगे, कैसे इसको असेसमेंट में रखा जाएगा, कैसे इसको रैंकिंग में रखा जाएगा कि हम किसकी हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, क्या हम कम्युनिटी में, मार्जिन में जो लोग हैं उनकी हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, क्या उन स्टूडेंट को एनकरेज कर रहे हैं जिनके लिए हायर एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी मुश्किल होती है, उनकी हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। इन सब पैरामीटर को अगर हम असेसमेंट और एक्रीडिटेशन में रखेंगे तो निश्चित रूप से ये समिट, मुझे उम्मीद है कि अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करें। मैम, नई शिक्षा पद्धति जब से लागू हुई है उसके बाद से न सिर्फ विज्ञान बल्कि जो है भारतीय प्राचीन परंपराएं, प्राचीन शिक्षा पद्धति को ही जो है नई शिक्षा पद्धति से जोड़ने की बात की जा रही है। तो जो भारत सेंट्रिक रिसर्च की सहभागिता रहेगी इसमें, तो इसका क्या रोल रहेगा? क्या इस दिशा में कुछ प्रयास इनके भी रहेंगे? ये बहुत ही, ये मेथोडोलॉजी का प्रश्न है कि अगर आपकी मेथोडोलॉजी ही आयातित हो जाएगी सोशल साइंसेज में भी और साइंस में भी। साइंस सोचने का तरीका भारतीय का बिल्कुल अलग है, वेस्टर्न का अलग है। और सोशल साइंस में आपको पता है बहुत सारी थियरीज होती हैं जो कि वेस्टर्न मॉडल पर आधारित होती हैं। ये समिट भारत सेंट्रिक रिसर्च कैसे की जाए, भारत सेंट्रिक और भारतीय भाषाओं को कैसे अपने माध्यम में समाहित किया जाए, भारतीय भाषाओं को कौन से ऐसे पोर्शन हो, कोई बच्चा जो तमिल जानता है लेकिन इंग्लिश नहीं जानता, कोई बच्चा हिंदी जानता है जैसे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में और उसकी इंग्लिश कमजोर है, तो क्या हमको उसके ज्ञान पे ही ये प्रश्न चिन्ह लगा देता है या उसको ये कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है कि इस 21वीं शताब्दी में आइडिया इज इंपॉर्टेंट, नॉट द लैंग्वेज, नॉट द मीडियम। आपके पास कोई क्रिएटिव आइडिया है, उसको इंक्यूबेट कीजिए, संस्थानों का दायित्व है उसको इंक्यूबेशन सेल में इंक्यूबेट कीजिए। हो सकता है एक अकेला आइडिया आपका बहुत बड़ा कम्युनिटी का सिनेरियो बदल दे। इसमें ये रिसर्च और ये डिस्कशन होने वाला है, जैसे लोग जिस तरीके के इसमें आमंत्रित किए गए हैं कि वो भारतीय ज्ञान परंपरा को विश्वविद्यालयों के मूल में टीचिंग और लर्निंग में डालें। उनको एक अलग से कंपोनेंट पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो पूरे इकोसिस्टम में समाहित करे, उसको सिंक्रोनाइज करे। इस पर चर्चा होगी और इसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएगा, ऐसी मुझे उम्मीद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।